इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। हमने परंपरागत ऊर्जा का साधन पढ़ा, अब हम गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं गैर परंपरागत में आते क्या क्या हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फिर बताते हैं। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। ये बोल रहा है कि ऊर्जा का इतना ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि पूरा देश कोयला, तेल, गैस, इन तीन प्रकार के जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतों तथा उनकी संभाव्य कमी, यहाँ पर देखो तेल की कीमत बढ़ रही है और संभव कमी हो रही है। कोयला का कमी हो ही रहा है, गैस का कमी हो ही रहा है, तेल का कमी हो ही रहा है, इसीलिए दाम बढ़ाया जा रहा है। तो दाम बढ़ाना यह भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बृहद पर, यहाँ पर दिखा जा रहा है, फिर से समझो कि इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। बहुत ज्यादा राष्ट्रीय व्यवस्था पे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस, इसका प्रयोग गंभीर पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपभोग की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा ऐसे जरूरत है जिसके में हम सौर ऊर्जा, सूरज से जो किरण आता है उसका इस्तेमाल करें बिजली बनाने में, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें और ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें। चाहे कोई लहर पर बने, चाहे डैम बनाकर आप उसका इस्तेमाल करो, चाहे जैविक खाद की वजह से आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं। तो उस तरह का आविष्कार अब होने चाहिए, बढ़ोतरा करना चाहिए अपने तकनीक में। ये बढ़ाना चाहिए कि हम नए नए तरीके से किस तरह अपनी आजीविका चला सकते हैं। यह ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो हो जाते हैं इनके लिए कोई प्राकृतिक से लेने की जरूरत नहीं है। सोलर बनाने के लिए प्राकृतिक से लोहा लगता है, लेकिन सोलर बिजली बनाने के लिए केवल आपका सूरज का किरण मांगता है, बस। ये हवा की वजह से पवन चक्री चल जाता है तो बिजली पैदा हो जाता है। गोबर गैस कचरा की वजह से गैस बन जाते हैं, यहाँ से काम चल जाता है। तो ये गैर परंपरागत साधनों के बाद भी हम अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। भारत धूप, जल और जीवभार, यहाँ पर देखो, भारत धूप, जल और जीवभार साधनों में समृद्ध है। हर चीज में हम भरी भांति अपने आप पर निश्चित हैं, उसको बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर हैं। जैसे में हमारे पास धूप की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, और जीव भार का भी कमी नहीं है, मतलब इंसानों का भी कमी नहीं है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, चाहे बनाए जाते हैं। संसाधनों के विकास हेतु बहुत ज्यादा कार्यक्रम चलाए भी जाते हैं और बनाए जाते हैं। आगे है परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा गर्मी से चलने वाले ऊर्जा। कैसे? परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। अणु मतलब उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं छोटा छोटा, उसके बदलने की वजह से हम जो चीज चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा चाहते हैं तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आज ऊर्जा की वजह से देखो परमाणु बम बना। परमाणु बम कैसे बना? परमाणु नहीं रहता तो परमाणु के छोटे छोटे कणों को मिलने से वो जब रिएक्ट करते हैं ना आपस में, तो बदलकर बहुत ज्यादा विस्फोटक यंत्र बन जाता है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्मा के गर्मी के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा फैल जाता है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं।
झारखंड के अरावली क्षेत्र में यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है। उसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इस दोनों को मिलाकर ही परमाणु ऊर्जा बनता है। और ये जब दोनों टकराते हैं ना आपस में, तो एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ, मतलब बहुत ज्यादा जलता है, अग्नि बहुत ज्यादा होता है, बहुत देर तक जलता है। समझो कि 1 किलो यूरेनियम जला दिया जाए तो करीबन 1 सप्ताह तक बिजली बनाया जा सकता है वहां से, क्योंकि 1 किलो यूरेनियम कोई कम नहीं होता है, 1 किलो बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा से ज्यादा 7 किलो यूरेनियम लगता है एक जहाज को पूरा महीना भर चलाने के लिए। समझो कि जहाज कितना बड़ा बड़ा होता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट, केरल में जो मोनाजाइट रेत मिलता है, रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है और उस रेत का स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा किया जाता था। अंग्रेज शासक ही करते थे। देश आजाद हो गया उसके बाद भी अंग्रेज वहां से मोनाजाइट रेत मंगाया करते थे केरल से, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एक फिल्म भी बना है, तो उस पर मुझे नाम तो हीरो का नहीं याद है, लेकिन हीरो बहुत फेमस है, पुराना है, बहुत सारे अनाथ आश्रम खोल कर रखे हैं क्योंकि वो खुद भी अनाथ थे। तो उनके वजह से मतलब वो फिल्म बना है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे तो मालूम चल जाएगा, देखोगे तो मालूम चल जाएगा। तो लाल मिट्टी का जैसा होता है वो रेत, उसका स्मगलिंग किया जाता था। जो वहां का विधायक था वो डायरेक्ट उसको लंदन भेज देता था और लंदन से इसको पैसा आता था, तो चुनाव जीत कर वहां का शासन व्यवस्था चलाता था और जो भी पुलिस वाले जाते थे उसको मार देता था, सब मार को उधर दफना देगा। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थित दिखाई दी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत के 6 मानचित्रों पर, पूरे भारत में 6 जगहों पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अवस्थिति दिखाई दी है। मतलब यहाँ से परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम और यूरेनियम निकल सकता है। उनके राज्य के नाम ज्ञात करें जिसमें ये अवस्थित है। केवल राज्य के नाम बताना है 6 जगहों का। अब आता है सौर ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा हमने पढ़ लिया, अब आते हैं सौर ऊर्जा। भारत का उष्ण कटिबंधीय देश, गर्मी वाला देश, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने का संभावनाएं हमारे पास बहुत ज्यादा है। फोटोवोल्टाइड, फोटोवोल्टाइड प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। वहां पर क्या है, फोटोवोल्टाइड एक तरह का से बनाया जाता है। जो सूरज के किरण पड़ता है तो गर्म होता है, गर्म पड़ने से बिजली बनता है। तो ये उसके द्वारा ही धूप के वजह से बिजली बनाया जा सकता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। क्या हो रही है? तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हर कोई सौर ऊर्जा अपने छत पे लगा ले रहा है, सोलर लगा ले रहा है। इसके वजह से उसको बिजली का खपत बहुत ज्यादा हो, कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको बिल नहीं आता है, जीरो आता है, जीरो। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाते हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उबलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। हर गांव में सोलर लगा दिया जाए, सोलर सेट कर दिया जाए और उसी सोलर से पूरे गांव में बिजली दिया जाए। हर कोई चूल्हा चौका जो करना है जो करे, तो कितना आराम हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा कि नहीं। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। क्या देगा? पर्यावरण को सुधारने में योगदान देगा। बहुत अच्छा। कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। खेती बाड़ी में जो भी चीज हमको चलाना है, मशीन चलाना है, गैजेट चलाना है, तो डायरेक्ट सोलर से जोड़ दो, चलना चालू हो जाएगा। एक सोलर से डीसी से एसी बनाने वाला इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर में डायरेक्ट जोड़ दो, काम चल जाएगा। तो देखो, जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। ये देख रहे हो, ये क्या देख रहा है? एक सोलर लगा दिया, सोलर से एक तार लाया, तार लगा इधर मीटर में लगा दिया, इधर बल्ब जला रहा है कि नहीं जला रहा है, इधर जो चलाना है चला रहा है कि नहीं। सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दूध प्रशिक्षण उपकरण, दूध को नापने वाला मशीन यहाँ पर बना दिया है सूरज के किरणों से, सोलर के द्वारा।
सोलर लगा दिया, सूरज के किरणों से बिजली बनाया और उससे अपना दूध चेक करने वाला मशीन यहाँ पर बनाकर रख दिया है, मतलब खरीद कर रख दिया है और दूध चेक करता है कितना कारीगर दूध है। भारत में नए स्थापित और सौर ऊर्जा। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। कहां कहां सौर ऊर्जा लगाया गया है। अब आते हैं पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा भी बहुत तेजी से बहता है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। हमारे देश में तमिलनाडु में जाओगे तो पवन ऊर्जा आपको उधर ही मिलेगा। किधर में? तो तमिलनाडु के नागरकोइल से लेकर मदुरई तक जाओगे ना, तो बीच में आपको पवन ऊर्जा का संयंत्र, मतलब उसका यंत्र मिल जाएगा वहां पे। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है, जहां हवा के वजह से चक्री चलाकर, पवन चक्री चलाकर बिजली को बनाया जाता है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग हैं। नागरकोइल तमिलनाडु में, जैसलमेर आपको राजस्थान में। ये दो जगह है जहां पर पवन ऊर्जा बहुत प्रभावित योगदान देता है, बहुत ज्यादा बिजली को बना कर दे देता है। देखो पवन चक्की नागरकोइल, ये नागरकोइल का दृश्य है जहां पर पवन चक्की लगाया गया है और बहुत बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा मत समझो, बहुत बड़ा होता है। अब बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में बायोगैस का मतलब होता है प्राकृतिक सामान से गैस बनाना। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियां, कृषि अवशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट के प्रयोग से, जो पशु का पैखाना मल होता है, जो बाथरूम वो लोग करते हैं, गोबर, चाहे इंसानों के टंकी से निकाला जाने वाला इंसानी बाथरूम, इन सब का प्रयोग करके घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न किया जा सकता है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होता है। जब जैविक पदार्थ जब गल जाता है तो उसके बाद क्या होता है? गैस बनता है। यहाँ पर आगे देखिए, गैस बनता है तो आपको मिल जाएगा, उससे आप अपने घर में आसानी से खाना बना सकते हैं, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल और उपलों या चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। मिट्टी का तेल तो किरासन तेल आप सब समझते हो, उपल मतलब गोबर और गोईठा, चारकोल कभी कभी देखते हो ना चूल्ही में जलाया हुआ लकड़ी, और लकड़ी को निकाल कर लोग पानी में डुबा देता है, तो वो जो कोयला होता है ना, लकड़ी का कोयला, उसको चारकोल बोलते हैं। तो इन तीनों से ज्यादा उसका मतलब ज्वलनशील होता है। जो बायोगैस होता है, मिट्टी का तेल, उपलों और चारकोल से कई गुना ज्यादा अच्छा होता है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका सहकारिता, नगरपालिका सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है नगरपालिका लगाए, चाहे खुद सहायता करके लगाओ, चाहे आप उसको खुद से निजी भी लगा सकते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाने लगता है, और गांव में जो गोबर गैस प्लांट जानते हो ना, उसी से बायोगैस बनता है। ये किसानों को दो प्रकार के लाभान्वित करते हैं। कैसे में? एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा अन्य प्रकार के उर्वरक के रूप में। जैसे मैं बताता हूँ, बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। पशुओं के गोबर की वजह से बायोगैस बनता है। यह उर्वरकों की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ियों को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को बचाते हैं। अब देखो करना क्या है, जितना भी गांव में जितना भी गोबर कचरा फचरा है, सबको ले जाकर ऐसे ही टंकर बनाकर उसमें फेंक डालो, ठीक है। एक पाइप वहां से निकला रहेगा, पाइप को बंद कर दिया जाएगा, एक पाइप वहां से निकलकर उसको बंद कर देना है, ठीक है। अब ऊपर से पूरा को ढक देना है। ढकने के बाद से होगा कि इसमें से जो गैस बनेगा, गैस फुल होगा। जब गैस फुल होगा तो एक पाइप के माध्यम से गैस आपको निकलेगा और उसको जलाने के बाद एकदम बढ़िया से धनकेगा। तो जितना धनकाओगे उसको, जितना धनकेगा, जितना उसको तोप कर रखोगे उतना ही गैस बनेगा। तो बायोगैस में यही फायदा है, ये बायोगैस संयंत्र है। अब आते हैं ज्वारीय ऊर्जा।
ज्वारीय ऊर्जा में कहा आता है महासागरीय तरंगों का, ज्वार मतलब क्या, लहर, तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पन्न के लिए किया जा सकता है। किया नहीं जाता, भारत में नहीं होता है। संकरी खाड़ी के आर पार, जो पतला खाड़ी होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो पतला जगह होता है ना, उसके आर पार बाढ़ द्वार बनाकर, क्या चीज, बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, बांध, दोनों के बीच में एक बांध बनाकर पानी को रोका जाता है। उच्च ज्वार में इस संकरी झाड़ीनुमा प्रवेश द्वारा एक पतला रास्ता के द्वारा पानी भीतर भर जाता है, पूरा भर जाता है, और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। द्वार बंद है तो बांध में रह जाएगा। बाढ़ द्वार के बाहर जहां से पानी सब निकलता है, उसके बाहर जाने के बाद ज्वार उठने लगता है, पानी में तरंग आ जाता है, तो बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है। फिर से पानी लाकर समुद्र की तरफ उसको बहा दिया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पन्न टरबाइन की ओर ले जाता है। जहां पर टरबाइन लगा रहता है वहां से उसको गुजारा जाता है, टरबाइन नचता है और बिजली को उत्पन्न पैदा कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में समुद्र वन क्षेत्रों में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दिशाएं उपस्थित है। जिसे बताया जा रहा है यहाँ पे कि भारत में दो जगह पर, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। खंभात की खाड़ी आपको चला जाएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा, समुद्री तट के पास, और एक कच्छ चल जाएगा वो भी समुद्री तट के पास। कच्छ आपको गुजरात में है और खंभात आपको साउथ में पड़ेगा। तो उसके बीच से जब पानी निकलता है तो उसके टरबाइन चलने की वजह से बिजली उत्पन्न होता है, तो वहां से वो हो गया। अब आता है भूतापीय ऊर्जा, जमीन के गर्मी का ऊर्जा का इस्तेमाल करना। पृथ्वी के आंतरिक भागों से अंदर के ताप का प्रयोग करके बिजली को बनाया जा सकता है, उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। लिखा है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाले विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। याद रहेगा, भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से गर्म होते जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। जहां भी भूतापीय प्रबल अधिक होता है, जहां पर जमीन का ताप ज्यादा होता है, वहां पर क्या होता है, वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा और उशोषण कर ताप होता है, मतलब वहां पर गर्म होता है। क्यों, भूमि जल के वजह से, चट्टानों की वजह से वो गर्म होता है। यह इतना तपता हो जाता है, मतलब इतना गर्म हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, गर्मी नीचे से ऊपर आता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। पानी जो नीचे डाला जाता है ना, भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का प्रयोग करके, उसका इस्तेमाल करके टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं। चश्मे क्या मतलब, तालाब हैं गर्म पानी के। आप जाओगे बहुत जगह पर गर्म पानी का तालाब है, जिसका विद्युत उत्पन्न में प्रयोग किया जाता है, बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा मंदिर में देखने को मिलता है कि नीचे से गर्मी आ रहा है। तो गर्मी कैसे आता है, नीचे लोग रॉड हला दिया है और वही रॉड गर्म होकर ऊपर चलाता है तो पानी गर्म रहता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए जब जमीन का गर्मी होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई। एक हिमालय प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है, जहां पर हम भूतापीय गर्मी का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऊर्जा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि में, उद्योग में, परिवहन में, व्यापार में, घरेलू आवश्यकताओं में, हर चीज में ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है।
उसके लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है, लोग ऊर्जा में निवेश भी करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके बाद क्रियान्वित अर्थव्यवस्था, उसके बाद में अर्थव्यवस्था की योजनाओं को चालू करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी, क्योंकि ऊर्जा हमारे पास था नहीं। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखा जाए तो फलस्वरूप ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोयला का इस्तेमाल बढ़ ही रहा है, पानी का इस्तेमाल बढ़ ही रहा है, तेल पेट्रोलियम का इस्तेमाल बढ़ ही रहा है। आज जिसको जिसको चाहिए, जो मोटरसाइकिल से घूमता था वो 4 चक्का चाहता है, जो 4 चक्का घूमता है वो दूसरा 4 चक्का चाहता है, जो उससे चाहता है उससे भी महंगा गाड़ी चाहता है, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषकीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतह पोषकीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। जिस तरह अभी तक ऊर्जा का इस्तेमाल होते जा रहा है, तो ये क्या है, पोषकीय ऊर्जा का 2 उदाहरण हमारे पास है, क्योंकि हम ऊर्जा का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि हमारे खनन में कमी भी हो जा रही है। इतना ज्यादा थोड़े है कि हम जिंदगी भर तक उसको चलाते रहेंगे, भैया कभी ना कभी खत्म होगा ना। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधन के न्यायसंगत उपयोग करना होगा, सावधानी पूर्वक उपगावन अपनाना होगा। यहाँ पर दिया जा रहा है कि हमें ऊर्जा को एक सीमित माध्यम की वजह से चलना होगा, उसका इस्तेमाल भी करना होगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो नगर के रूप में यातायात के लिए नगर में आप चल रहे हैं तो अपना निजी गाड़ी छोड़कर आप सार्वजनिक गाड़ी में, मतलब जो कस्टमर वाला गाड़ी है जिसमें हर लोग जाते हैं, आम लोग, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन बड़े लोगों की बड़े निराली बातें काहे जाएंगे। तो वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करो जो आम जनता के लिए होता है। जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली का बल्ब बंद कर दो, जब इस्तेमाल नहीं है तो उसको बंद कर दो। और इसी तरह हम अलग प्रकार की बिजली को बचा सकते हैं, बंद करेंगे तो बिजली बचेगा। ऐसे उपकरणों का प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। हमारे पास 2 बल्ब का काम है, हम 1 बल्ब जला रहे हैं तो हम बिजली बचाने में योगदान दे रहे हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। हम ऊर्जा को जितना ही बचाएंगे, ऊर्जा का उत्पादन हम उतना ही करेंगे। और यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है। यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहल का, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपघटित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? बॉक्साइड। आसानी से आंसर है बॉक्साइड। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 30 शब्दों में देना है, बस। लोह और अलोह खनिज के बारे में लिख देना है। आगे उसके बाद 120 शब्दों में इधर का आंसर देना है और बाकी सब ये सब छोड़ दो, क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है ये। और ये क्षैतिज और उर्वरक, इसका चाहते हो तो आप जरा इसका डिटेल से निकाल सकते हो, एक का आंसर लिख कर भेज सकते हो, हमारे पर भी सबमिट कर देना, हम भी चेक करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर अपना ये पाठ खत्म होता है। फिर अगले पाठ में पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग, किस तरह उद्योगों का निर्माण हुआ, कैसे वो आगे बढ़े। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी समझ में ना आया हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, आप जो चीज भी बताना चाहते हैं, कांटेक्ट करना है तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।